नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि मेरे चैनल के जब कंटेंट को आप देखते हैं तो उस कंटेंट को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अगर आपके जानने वाले लोग हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अगर आप उसमें उस लिंक को सर्कुलेट करेंगे तो और लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे केवल और केवल इतनी ही सहायता चाहिए, क्योंकि सच्ची बेबाक आवाजों को बंद कराने की कोशिश की जाती है, चैनल्स के रीच को रोका जाता है, और इसीलिए हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इतनी ही सहायता मुझे आपसे चाहिए, और प्लीज मेरे चैनल को आप देखें। लेकिन जो बड़ी खबर है वो है ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की। अब उसमें अमेरिका कूद गया है। अमेरिका ने कल देखा, आपने सुबह आज 4:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, नेटान्ज और अफशाह और फर्डो, ये जो 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स थे, वहां पर धमाके किए। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप में 3 न्यूक्लियर साइट्स पर धमाका करना, वो भी अमेरिका का, गैर संवैधानिक बताया जा रहा है। इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, लोग ये कह रहे हैं, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच होना चाहिए। इसको लेकर भी आवाजें तेज हो गई हैं। लेकिन कई चीजें इस समय साथ में हो रही हैं। पहला तो सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अब विकल्प क्या है, क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है उनके देश में, यानी कि अमेरिका में, घटती जा रही है। दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस हैं, उनकी एक अलग बैठक इस समय चल रही है, और जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूं ये बैठक अभी जारी है, इन प्रोसेस है, और वहां पर इस तरीके की बातचीत हो रही है कि सारे मुसलमान देशों को एक साथ एकजुट होना चाहिए और ट्रंप का मुकाबला करना चाहिए, नेतन्याहू का मुकाबला करना चाहिए। जो हुआ है वो बहुत गलत है। और तीसरे फ्रंट पर रशिया, चीन, ये जो बड़े बड़े इकोनॉमीज हैं, अब इनका रुख क्या होगा। पाकिस्तान तक ने कंडेम कर दिया, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने केवल एक फोन कॉल किया, किसको? ईरान के राष्ट्रपति को। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से कोई सवाल नहीं किए, लेकिन ईरान के मुखिया को उन्होंने फोन किया और कहा कि भाई शांति बनाए रखना चाहिए, युद्ध समाप्त होना चाहिए। लेकिन मोदी जी के पास डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। तो ये जो पूरी जो एक कंप्लीट तस्वीर है ईरान और इजराइल के युद्ध पर, इस समय हम उस कंप्लीट तस्वीर पर ही बात करेंगे। हमारे साथ इस समय गिरीश जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सबसे पहला मेरा सवाल है कि ये जो मुसलमान देशों की मीटिंग चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस की, ये कितनी महत्वपूर्ण है और यहां से क्या निर्णय या क्या फैसले निकल सकते हैं? जी नीलू जी, जियोपॉलिटिकल पोजीशंस आर वेरी फास्ट चेंजिंग। एक तो ये बिल्कुल तय हो गया कि जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जब आपको बोल रही है कि भाई ईरान इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग द बॉम्ब्स, वो सारी दुनिया को पता है। उसके बाद ये सडनली 16 को आप कतर में मीटिंग रख रहे हो कि वियना में कि हम लोग सेटलमेंट की बात करेंगे, और 3 दिन पहले नेतन्याहू जस्ट आउट ऑफ द ब्लू आके उस पर फायर कर देता है, मिसाइल्स फायर करता है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो देयर इज नो कमेंट फ्रॉम एनीबडी। तो अल्टीमेटली गल्फ कंट्रीज रियलाइज्ड कि इनकी रिलायबिलिटी बहुत कम है। नाउ सडनली बैकड्रॉप में आप जाके देखो तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ट्रंप विजिटिंग द गल्फ कंट्रीज? अगर उसको एयर अटैक करना है तो इट इज डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर्स। नन ऑफ द फाइटर्स ऑफ इजराइल और अमेरिका आर केपेबल टू फ्लाई दैट डिस्टेंस एंड गो बैक विदाउट रिफ्यूलिंग। अब रिफ्यूलिंग के लिए जीसीसी कंट्रीज ने घस के मना कर दिया था कि हम लोग अपना एयर स्पेस नहीं देंगे आपको यूज करने के लिए। नाउ व्हाट द वे ही हैड इज, या तो वो टर्की होके आएगा, टर्की का पोजीशन क्लियर नहीं था, लेकिन क्योंकि इट इज वेरी नियर टू रशिया तो ऐसा हो कि भाई वहां पे रखे और उनको डैमेज कर दिया जाए। सीरिया का भी सडनली आप जुलानी से उनको बड़ा प्रेम आ जाता है, वो सीरिया जाते हैं। वही आतंकवादी जिस पे 10 मिलियन का इनाम था उसको वो गुड बॉय बता रहे हैं, उसको वो सैंक्शंस हटा रहे हैं। ही वाज प्लानिंग फॉर दिस कि अगर अटैक की जरूरत पड़ी तो रिटर्न में पेन रिफुल कहां करेंगे। तो दिस प्लानिंग ही वाज मेकिंग। गल्फ कंट्रीज ने मना कर दिया था तो ये वो रास्ता देख रहा था वहां पे, लेकिन दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ईरान इतना स्ट्रांगली हर्ट करेगा। अब इसमें आप देखिए तो चुपचाप से how many people were behind Iran? It was Russia, it was China, it was North Korea, even Pakistan. तो इनको ये लगा, और जैसे हमारे इधर वॉर में कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स केम आउट, ऐसा यहाँ पर भी ये हुआ कि दे नेवर न्यू। उनको पता था कि फतेह जो मिसाइल है, जो मोस्ट पावरफुल है ईरान के पास,
that can travel up to 3 or 4 Mach. तो इनके पास जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थी वो 5 Mach तक तो कॉर्डन कर रही थी, तो आयरन डोम जो उन्होंने बनाया था उसमें उनको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था. बट still many less of the people know कि ये पूरा सिस्टम अमेरिका, एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो पूरा जीपीएस से लोड होके आएंगे और जीपीएस से वो डेस्टिनेशन मार्क करेंगे. बट दे फॉरगॉट that Iran had already substituted it with the Baidu satellite working and applications of China. तो वो तो जीपीएस में कहीं था ही नहीं. आपकी बात सुनकर एक मेरे सवाल भी आ रहा है गिरीश जी कि क्या ईरान ने इजराइल ने और अमेरिका ने क्या बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था? इन्होंने सोचा कि ईरान तो कुछ डेवलप नहीं कर पाया है, कोई टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है, उसको इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, और आज अमेरिका के इस युद्ध में कूदने के बाद भी आज इजराइल की एक बड़ी हार दिख रही है, और एक बड़ा तबका है सोशल मीडिया पर और वैसे भी जो कह रहा है कि आज ईरान में कितनी ताकत है, पूरे विश्व को ईरान ने दिखा दिया ये करके. क्या ये बात सही है कि ईरान एक विजयी के रूप में इस समय देखा जा रहा है एज कंपेयर टू अमेरिका एंड इजराइल? देखिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आज नहीं है. ईरान तो 300 सालों से युद्ध करता आया हुआ है, और ही नोज द एटीट्यूड ऑफ अमेरिका. आज नहीं है, उस पर सैंक्शंस लगा के रखे हैं. वंस दे गॉट सक्सेसफुल इन दिस कंट्रीज, पहले सबसे पहले जब लीबिया में इन्होंने गद्दाफी को खत्म करा, क्योंकि वो एक अफ्रीकन यूनियन की बात कर रहा था. फिर इराक जो एक था, जो उसको लगता था पोटेंशियल थ्रेट है, तो उन्होंने सदाम हुसैन को भी टेररिस्ट बता के कि वो बायोलॉजिकल वेपन्स बनाता है, वो एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है. अल्टीमेटली कुछ नहीं मिला, बट द रेजिम वाज चेंज. तो इसके बाद लास्ट टारगेट वाज ईरान, क्योंकि 45% ऑफ ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर इज ईरान. अब उस पे कैसे कंट्रोल लिया जाए? तो दे वांटेड, दे वर इंसिस्टिंग इज ओनली रेजिम चेंज. वो ट्रम्प भी 1-2 बार बोल गए कि रेजिम चेंज होगा तो शांति हो जाएगी, लेकिन ईरान इज नॉट दैट इजी नट टू क्रैक. तो ये जो डेवलपमेंट हुआ कि उसने अपना पूरा वर्किंग जो है वो चाइनीज एप्लीकेशंस पे शिफ्ट कर दिया, और आउट ऑफ 2835 सैटेलाइट्स इन स्पेस ऑफ चाइना, 35 सैटेलाइट्स आर डेडिकेटेड फॉर डिफेंस. और आप देखिए तो डिफरेंस बिटवीन गूगल मैप्स एंड बाइडू मैप्स इज कि इसकी एक्यूरेसी 10 से 15 मीटर की है, उसकी एक्यूरेसी इन सेंटीमीटर्स है. और दिस इज द रीजन दे आर एग्जैक्टली एबल टू हिट द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. अगर 4th फ्लोर पे मारना है तो 4th फ्लोर पे ही मिसाइल मार रहे हैं वो. तो दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड. एंड देन जो इन्होंने फतेह 2 को जो डेवलप करा था, उसकी स्पीड 15 मैक की थी, ऑलमोस्ट 18,000 किलोमीटर इन आवर. तो वो उसका कोई काउंटर था ही नहीं इनके पास. तो बिफोर दे प्ले इवन द सायरन, वो मिसाइल आके हिट हो जाती थी. और दिस इज द रीजन कि उन्होंने बारी बारी मार के उनके बाद उनका टेल अवीव को खत्म करा, हाइफा पोर्ट को खत्म किया, मोसाद का हेडक्वार्टर्स खत्म किया. नाउ दे वर इनटू ब्लू. तो भागा भागा ट्रंप के पास वो गया है कि अब मेरी इज्जत बचाने के लिए क्या करना. ट्रंप वॉक्ड इनटू हिज ट्रैप के उसने वो B-2 बम्बर्स भेज दिए, उसने फायर कर दिया. नाउ दिस इज ऑल गोइंग टू गेट वेरी बैडली रिटेलिएटेड, व्हिच इवन इजराइल एंड अमेरिका शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर. जी नहीं, लेकिन ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं और ये जो बंकर बस्टर्स की बात की जा रही है, एयरफोर्स 1 जो अमेरिका ने एम्प्लॉय किया, क्या ये इनके पास एक आखिरी विकल्प था? और अपनी एरियल सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, अपनी डिफेंस सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, क्योंकि ये बोला गया और बार बार अभी पेंटागन का भी एक स्टेटमेंट आया है. पेंटागन कह रहा है कि दिस हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस एंड नो मिलिट्री कुड हैव एवर डन इट. बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं अमेरिका की तरफ से इसको लेकर. तो क्या ये एक तरीके से अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहा है? एक वो कारण होगा कि भाई वो दिखा रहा है ईरान को कि ठीक है, हमने सैंक्शंस लगाए थे लेकिन हम आपको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं. या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये लड़ाई क्या तेल से जुड़ी हुई लड़ाई है, कि भाई अमेरिका को चाहिए कि ईरान के पास ये जो ईरान का कॉन्फिडेंस है ये सारा तेल की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, तो तेल की इकोनॉमी को हम ही कैप्चर कर ले या हम अपने अधीन कर ले. क्या वो मंशा है डोनाल्ड ट्रंप की? नहीं, इसका आप रीजन देखिए तो देयर आर लॉट ऑफ हिडन फैक्टर्स बिहाइंड दैट. इनका ऑयल का, गोल्ड का, रेयर अर्थ मटेरियल का जो सप्लाईज है वो अफ्रीका से लिटरली बंद होता चला जा रहा है. 50% of the African countries have now removed all the foreign companies which were owned by Americans, by France, by Italy. अब उन्होंने नेशनलाइज करके सबको निकाल दिया. तो सबसे बड़ा जो टेंशन है यूरोपियन कंट्रीज को, इनको कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम ओवरनाइट बंद हो गई है. ये गोल्ड पूरा जो सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड जो बुर्किना फासो में है आफ्टर इब्राहिम तोरे कमिंग, उसने उनको बंद कर दिया. तो उसको देखते नाइजीरिया ने बंद कर दिया, इवन नामीबिया ने बंद कर दिया, साउथ अफ्रीका, यू नो हाउ दे बिहेव्ड. मतलब उनमें वो कॉन्फिडेंस आ गया है
कि ये लोग जो कमा रहे हैं वो तो हमारे बेस पे कमा रहे हैं, सो लेट द अफ्रीकन मनी बी विद द अफ्रीकन। ये वहां पे एक मुहिम चल पड़ा है। तो अनफॉर्चुनेटली जो गद्दाफी नहीं कर पाए, कर्नल गद्दाफी, नाउ दीस पीपल आर एबल टू डू इट, क्योंकि उनको सपोर्ट मिला है चाइना और रशिया का। चाइना और रशिया ने 10 साल पहले वहां पहुंच के उनको बिजनेस करना सिखाया है। तो डिफरेंस ऑफ दिस पीपल इज कि वो गुलाम बनाते थे और ये उनको पार्टनर्स बना रहे हैं। तो ऑब्वियस दैट चेंज हैड टू कम। तो अभी आप देखिए तो पूरा ईस्टर्न लॉबी सेग्रीगेट हो गया है। अफ्रीका एंड ऑल डाउन द लाइन, गल्फ कंट्रीज को रियलाइज हो गया, नाउ गल्फ कंट्रीज आर हियर। कतर से भी आप देखिए कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, स्क्रीनशॉट्स, कि भाई वो कतर ने भी उनको बोला अमेरिकन फ्लीट्स को वहां से हटाइए, जो पहले हमेशा पड़ी रहती थी। अब इसने करते कर दिया, लेकिन इमीडिएटली हुती कमांडर का स्टेटमेंट आया है कि भाई इनके जो जिबूटी में आपकी जो जितने भी यहाँ पे आर्मी कैंप्स है वो दे आर वनरेबल नाउ। नेवी ने भी बोल दिया कि अगर गल्फ ऑफ ओमान में जाना है तो आप हमको सप्लाई लाइन का पहले एश्योरेंस दो, अगर सप्लाई लाइन नहीं आई तो हुतीज विल जस्ट फायर ऑल द वेसल्स स्टैंडिंग इन द ओमान सी। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ही हैज टेकन एन अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन, जिसमें कांग्रेस भी नाराज है यूएसए की, और उन्होंने बोला कि ये इम्पीचमेंट के लायक केस है क्योंकि ही हैज नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। इसमें आप देखिए कि वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973 में पास हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी वॉरलाइक सिचुएशन में कांग्रेस विल बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर डिक्लेयरिंग अ वॉर। और नहीं, ईरान लेकिन ने आपको बहुत लगता है स्मार्टली कि उसी वक्त बोल दिया कि दिस इज वॉर। नहीं, तो वॉर तो है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कांग्रेस को जो 48 आवर्स का नोटिस होता है वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के मुताबिक, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अमेरिकन कांग्रेस को इन्फॉर्म किया कि ही इज मोबिलाइजिंग द ट्रूप्स? ऐसा कुछ आपको लगता है? क्योंकि वहां के कई रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोलना शुरू कर दिया है कि ट्रंप को बर्खास्त करो। दिस इज अ Yes, they परफेक्ट have ग्राउंड said it फॉर is impeaching डोनाल्ड ट्रंप। unconstitutional. Yes, जी, they have said it is unconstitutional. यस, तो 4 जुलाई को आप देखिए इसने एक बिल पेश किया है, दैट इज वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट 2025। उसमें उसने सारे पावर्स अपने हाथ में लेने की कोशिश करी है, जिसमें जुडिशरी भी इसके कंट्रोल में आ जाएगा। डिफेंस में एक्सपेंडिचर जो करना है वो विदाउट अप्रूवल भी प्रेसिडेंट कर पाएगा। तो ये जो उसने करा है वो 4 जुलाई की उसकी डेडलाइन है। 4 जुलाई दैट बिल हैज टू बी पास्ड। जो पहले भी बिल पास जो प्रपोजल हुआ था वो भी 215 एंड 214 एक वोट से वो पास हुआ है। नाउ दैट होल थिंग इज गेटिंग कम्बरसम, क्योंकि अभी ये करने के बाद और ऑलमोस्ट 50% स्टेट्स आर नाउ अगेंस्ट हिम फॉर द टैरिफ वॉर। 50% स्टेट्स में अगर आप इसका देखिए तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो 50% स्टेट्स में ऑलमोस्ट गिर चुकी है। तो ये वहां पर भी अगर बैठेगा, ऑलरेडी कैलिफोर्निया हैज फाइल्ड अ लीगल सूट आल्सो ऑन ट्रम्प। वहां के मेयर ने उनपे सूट किया है कि भाई आपने जो टैरिफ लगाया दैट इज एन आर्बिट्ररी डिसीजन एंड इट इज डेट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट, क्योंकि वो स्टेट्स वहां पे इंडिपेंडेंट है। यू कैन नॉट किल द इकोनॉमी बाय योर ओन डिसीजन। तो वहां पर एक फ्रंट वहां पर भी शुरू है, वहां पर भी ये बिल पास नहीं होगा तो 4 जुलाई को बहुत बड़ा टेंशन है वहां पे कि हाउ दैट थिंग्स आर गोइंग टू रोल आउट, नाउ वी डोंट नो। और अभी तो उनके खुद के आदमी भी खोल के बोल रहे हैं कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, यू शुड नॉट हैव डिक्लेयर्ड द वॉर। एंड व्हाट वाज द रीजन? अंडर वॉर पावर्स रेजोल्यूशन में यू हैव टू डिक्लेयर कि एकदम सडनली अमेरिका पे क्या खतरा है, वो तो कुछ है ही नहीं। आपने सडनली आके बोल दिया कि हमारे प्लेन गए, दैट मींस ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स बिफोर यू हैड अरेंज फॉर दैट फायरिंग। और इसमें मजे की बात यह कि ईरान वाज मेंटली ऑलवेज प्रिपेयर्ड कि ऐसी कोई ना कोई पागलपन यूएसए करेगा। तो आपको बता दूं, एक टेक्निकली वेरी लेस पीपल माइट बी नोइंग कि जब ये बंकर्स बनाते हैं तो वो उसकी ध्यान रखते हैं, इनका जो बंकर बस्टर मैक्सिमम कैपेसिटी का दैट कैन गो अप टू 60 मीटर्स। अब ये जो इनके बंकर्स है दैट ऑलमोस्ट 180 मीटर्स इनसाइड। तो आपने क्या करना है उसमें? आपका बंकर भी नहीं हो, क्योंकि दे वर वेल प्रिपेयर्ड। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि ईरान को कोई ऐसा बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ? ओके, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके जो लोकेशन, और इसमें देखिए उन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्टिव फायर किया है। परसों एक इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग है सेंट पीटर्सबर्ग में जो पुतिन ने बुलाई थी। तो प्रेसिडेंट पुतिन के इसमें आप देखिए मलेशिया, इंडोनेशिया, मेनी ऑफ द कंट्रीज, इवन गल्फ कंट्रीज वेयर देयर, बहरीन के शेख भी वहां पे थे। तो उन्होंने जब वो पूछा उनको, तो उन्होंने बोल दिया कि मैंने ट्रंप को सीधे से बोल दिया है कि हमारा बुशर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी का है, वहां पे 3 यूनिट्स बन रहे हैं और दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट अक्रॉस अबू धाबी। अगर वहां पे कुछ होता है तो अबू धाबी भी होगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ द गल्फ कंट्रीज पुतिन ने ये कार्ड खेल लिया था कि वहां पे कोई एक्शन नहीं चलेगा, अगर वो चला देन द रिजल्ट विल बी बैड। तो उन्होंने ओपनली बोल दिया था। और आप देखिए उस न्यूक्लियर प्लांट पे कोई अटैक नहीं हुआ है, दे हैव नॉट इवन कम टू दैट साइड। तो बुशर प्लांट छोड़ दिया गया है, उसका तो 3000 मेगावाट का कैपेसिटी हो रहा है, क्योंकि एक कमीशन हो गया 213 में और विद इन 5 ईयर्स गैप में वो और भी कमीशन हो जाएंगे।
तो रशिया हैज टेकन केयर ऑफ। इसका मतलब ये कि ट्रंप को सिर्फ अपना ही एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अटैक करना था। कितना इन्फ्लुएंशियल है। और इसमें अगर इफ यू टॉक टू सम एटॉमिक एक्सपर्ट्स, गिरीश जी मुझे हंसी आ रही है, आपने कहा कि ट्रंप ने अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इस तरीके का हमला किया। नहीं, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेकर, क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अमेरिकन ने वोट किया था डोनाल्ड ट्रंप को, ये कहते हुए कि भाई आप पूरे इस दुनिया को विश्व वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। उसका एक आंकड़ा आया था कि कितने मिलियंस ऑफ वोटर्स ने लोगों डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर वोट किया था, ये कहते हुए कि भाई आप कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में अमेरिका को नहीं झोंकेंगे। आज क्या उन लोगों से अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा धोखा नहीं किया ऐसा करके? फॉर सम रीजंस वो नेतन्याहू से दबा हुआ आदमी ये भी लग रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं तो व्हेन 16 देयर वाज ए मीटिंग, तो आप 13 को अटैक कर देते हो और ट्रंप को कुछ नहीं, आप नेतन्याहू को कुछ नहीं बोल पा रहे हो, और फिर नेतन्याहू पहुंचता है और आप रात को उसको और हेल्प कर रहे हो। और अब भुगत कौन रहा है? आप देखिए पीपल, सर ऐसा तो नहीं है कि कोई नेतन्याहू कोई ब्लैकमेल कर रहा हो डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का घुटने टेकना नेतन्याहू के आगे तो तभी हो सकता है जब नेतन्याहू के हाथ में कोई उनकी कोई कमजोर नब्ज होगी जो कि डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने दबा दी है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इज फोर्स्ड। क्योंकि अभी आपको याद होगा, अभी परसों ही तो ये खबरें आई थी ना कि भाई हम डिप्लोमेटिक विंडो 14 दिन का रखेंगे। 14 दिन को लेकर बहुत बड़ी बातें हुई कि हो सकता है 14 दिन में नेतन्याहू और खामेनेई दोनों फटीग्ड आउट हो जाएंगे और ये डी एस्केलेट हो जाएगा अपने आप। लेकिन ये तो 2 दिन 14 दिन तो छोड़ दीजिए, 2 दिन के अंदर ही अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक कर दिया। तो इसका तो मतलब ये है कि फिर जो आप कह रहे हैं कि एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेके हैं, ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू के आगे। आप देखिए बिल्कुल ठीक। आप देखिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अमेरिका। उसके पास, इजराइल के पास तो आयरन डोम है, उसका जो गोल्डन डोम बनाने का है वो 2030 में तैयार होगा। मतलब अभी जितने भी सिटीज हैं मेजर अमेरिका के, दे आर ओपन फॉर अटैक। उसके पास टोटल 55 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स की वो सिस्टम्स हैं। अगर कल जो नॉर्थ कोरिया ने आके जो ईरान को जो मिसाइल्स दी है, वोंग 19 ऐसा कोई मिसाइल है दैट ट्रैवल्स अप टू 23,000 किलोमीटर्स। तो अगर यहीं बैठ के ईरान ने न्यूयॉर्क पे भी अटैक कर दिया तो उसका कोई काउंटर नहीं है उसके पास अभी। तो आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? और आप एक समझ लीजिएगा कि जब भी ईरान ने अटैक करना है तो बहुत बड़ा होगा और सडनली होगा, क्योंकि आपने भी उसको सरप्राइज लिया है। गिरीश जी, लेकिन हासिल क्या हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को? डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी खो रहे हैं, उनकी ग्लोबल इमेज खराब हो रही है। इस अटैक से डोनाल्ड ट्रंप को हासिल क्या हुआ है, मैं ये समझना चाह रही हूँ। नहीं, वो नोबेल पीस प्राइज के पीछे भाग रहा है। उसने रशिया यूक्रेन में ट्राई करा, कुछ जमा नहीं। नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने वाला देश जो पाकिस्तान है, वो भी तो कंडेम ही कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी, पाकिस्तान has condemned American attack on Iran. This is diplomacy. This is diplomacy. We can't keep relations with a country जो डूब रहा है। हम क्यों इजराइल से इतनी मोहब्बत रख रहे हैं? What is the capacity in geopolitical position of Israel today? आप देखिए पाकिस्तान बहुत होशियार था, उसने पैसे भी ले लिए, ट्रंप के साथ खाना भी खा के आया और रात को बोल दिया। जैसे यू इमेजिन, जैसे ही फतेह का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है और वर्ल्ड केम टू नो के फतेह 2 ऑफ ईरान इज ए ट्रिमेंडस मिसाइल जिसका कोई काउंटर वर्ल्ड में अभी नहीं है। तो आप देखिए गल्फ ने भी इमीडिएटली, सऊदी अरेबिया में जो ईरान का रिपोर्टर पकड़ा गया था जिसने कुछ वीडियोस वायरल किए थे, वो अल्कोहल फ्री कर रहे हैं और कुछ फॉरेन डांसर्स वहां पे आई है, उसको इन्होंने जेल में डाल दिया था। फतेह का एक्सपेरिमेंट होते ही 4 घंटे में सऊदी अरेबिया ने उस रिपोर्टर को छोड़ दिया ईरान के। दिस वाज, दे वांटेड टू शो गुड जेस्चर। और जितने भी हाजी थे उनको इन्होंने रॉयल गेस्ट डिक्लेयर कर दिया। और हाउ शुड दे नाउ कम बैक? तो पाकिस्तान टुक दैट अपॉर्चुनिटी। वो वहां से कराची आए हैं और उनको ऑन अराइवल वीजा दिया गया, उनको पूरी फैसिलिटी दी गई और फिर बस से उनको ईरान भेज दिया गया। दिस इज डिप्लोमेसी। आपको आपदा में अवसर सिर्फ देश में नहीं ढूंढना, अपने बाहर भी ढूंढना है। डिप्लोमेसी में यही होता है। यू कैन नॉट डू दिस। अभी जैसे मोदी जी ने बात किया है प्रेसिडेंट से, मुसाद से, अपने ईरान के, तो उनको बोला कि भाई आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ कि भाई बातचीत से हल होना चाहिए। तो योर सेकंड पोर्शन वाज यू शुड हैव टॉक टू इजराइल ऑल्सो। आपने नेतन्याहू से क्यों बात नहीं करी? आपने अगर कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट, अभी रहे कितने, ओनली 2 or 3 कंट्रीज आर देयर विच आर स्टिल न्यूट्रल। बाकी सब ने अपनी अपनी साइड्स डिक्लेयर कर दिए कि दे आर आइदर विथ ईरान और नॉट विथ ईरान। तो ईरान के साथ, अभी यूएस के साथ तो सिर्फ कनाडा
और इजराइल और अमेरिका, ये तीन ही रहे, बाकी पूरे वर्ल्ड का ओपिनियन आफ्टर द अटैक ऑन ईरान हैज गॉन अगेंस्ट देम। नहीं, लेकिन गिरीश जी, जो ये मैं वापस उस मीटिंग पे आती हूँ जो मुसलमान देशों की जो मीटिंग चल रही है, इस्लामिक नेशंस, अब आपको क्या लग रहा है कि क्या सारे इस्लामिक नेशंस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? किस तरीके की मोबिलिटी उधर से दिखेगी? क्या बैकलैश हो सकता है इन ये जो नेशंस की मीटिंग हो रही है इसकी यहाँ से? नहीं, जो प्रैक्टिकली इतने सालों से इम्पॉसिबल लगता था कि सऊदी अरेबिया एंड ईरान कैन नेवर गो टुगेदर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ शिया एंड सुन्नी। चाइना ने पूरा जो ये ट्रेड की बात वो करते हैं, चाइना ने उनको बुला के ट्रेड के सेक्टर में तो देव कॉम्प्रोमाइज, और आज सऊदी अरेबिया भी आपको देख रहे हैं कि आप ईरान के साथ खड़ा है। अदर कंट्रीज, उनको ये भी एक साइकोलॉजिकल डर है कि इतना पावरफुल अगर ईरान है मिसाइल मारने में, तो ठीक है इसी से दोस्ती रखते हैं क्योंकि हमको प्रोटेक्ट करना है। अभी तक दुनिया को ऐसा था कि अमेरिका के अलावा आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, दैट वाज अ मिसनॉमर। अब वो टूट चुका है, तो अभी आप ठीक है कि आप इकट्ठे ही हो जाओ, क्योंकि टर्की नोज व्हाट इज हैपनिंग। आप देखिए, धीरे से रह के सीरिया के पीछे वो पड़ा था, सीरिया में उसने रेजिम चेंज तो करा है, लेकिन अभी पता चला वहां पे भी सिविल वॉर चल रही है। पॉसिबल सीरिया में वापस रेजिम चेंज होगा विच विल फेवरेबल टू रशिया। तो जो आप गेम कर रहे हो वो दूसरे भी कर रहे हैं, एंड लॉट ऑफ चेंजेस आर कमिंग इन। तो ट्रंप ने बहुत ही गलत जंक्शन पे ये पंगा ले लिया है, और ईरान हैज सेड दैट नाउ देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। उन्होंने जो हमारे इस पे अटैक किया है उसका उनको तो नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। और देखिए, सडनली दे हैव मेड अ वेरी गुड पीआर। कहीं से भी एक लड़की का एक स्टेटमेंट, नहीं गिरीश जी, जो आप आप सुन कहते लो हैं कि अच्छा, हाउ द नैरेटिव चेंजेस। एक बच्ची का फोटो आया है जो पैलेस्टाइन वहां पे गाजा में थी, वो हु प्रॉम्प्टेड हर, उसने ऐसे बोला कि अगर मैं मर जाती हूँ तो मैं खुदा से पूछूंगी कि हम पे जो जुल्म हो रहा है इसका हिसाब आप कब करोगे। एंड देन समबडी फ्रॉम बिहाइंड सेज कि अब ये हिसाब हो गया है। सो दीज आर द नैरेटिव्स दैट विल चेंज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल। तो नाउ दीज वॉर्स आर गोइंग टू गो ऑन, और पीपल आर फॉलोइंग दैट मैसेज वेरी बैडली। भाई सही बात है, बच्ची ने बोला था तो अब खुदा ने उनका हिसाब ले लिया। सो जो आप करते थे पहले एडवर्टाइजमेंट में कि भाई अमेरिका के पास ये है, इजराइल के पास ये, आपके हथियार तो यूक्रेन में भी फेल हो गए और आपके इजराइल में भी फेल हो गए। हाउ मच इफेक्टिव दे वर, कोई आपसे डरा नहीं। आपके काउंटर भी दुनिया के पास है, वो आपने नहीं सोचा था। लेकिन आपने सर कहा कि अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जो ईरान बोल रहा है कि भाई मैं तो बख्शूंगा नहीं, ये ट्रंप को किस तरीके का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? ट्रंप को या अमेरिका इस चीज को झेलेगा? क्या हो सकता है ईरान की तरफ से? अब क्या हो सकता है? हमले तो और होंगे, ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन है, बट इसके अलावा क्या खतरा है? दिस इज द फाइट बिटवीन द डिसीजन मेकर्स। कल अगर रेजिम चेंज हो जाता है तो पूरा सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, क्योंकि अभी धीरे से आप देखिए तो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे बाइडन का एप्रिसिएशन भी हो रहा है कि भाई बाइडन कैसा भी था लेकिन वो कभी भी ऐसे कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ता था। तो देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज, और कल अगर वो रेजिम चेंज होता है तो देन एवरीथिंग विल बी गुड। वो ऐसा नहीं भाई ट्रंप ने अटैक कर दिया तो दूसरा भी करेगा। नाउ थियरीज आर चेंजिंग, और अभी उनको वही मैं बता रहा हूँ कि इनको सबसे बड़ा जो डर है कि ये यूरोप कंट्रीज का और इनका, कि इनका बहुत सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम अफ्रीका से बंद होने के बाद, टैरिफ में धंधा बंद होने के बाद, जेपी मॉर्गन ने बोल दिया है कि 0.03 से आपका जीडीपी गिर जाएगा। और अभी अफ्रीका का आप कैलकुलेशन करो तो सारे कंट्रीज का, इवन यूएस का 2% से जीडीपी गिर जाएगा इफ दे स्टॉप गिविंग देम द मटेरियल। ऑयल नहीं मिल रहा है, रेयर अर्थ मटेरियल नहीं मिल रहा है, उनको ऑयल नहीं मिल रहा है, डायमंड्स नहीं मिल रहे हैं, तो दीज ऑल सोर्सेज आर गेटिंग, तो जीडीपी वहां से भी प्रेशर में है। ट्रंप लोकल पॉलिटिक्स में भी प्रेशर में है। ईरान ने उनको, अभी उनको लगा कि ये 2 बम मारने से ईरान डर जाएगा और घुटनों पे आके वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, दैट इज मिसफायर्ड। देन गल्फ कंट्रीज नाउ इन ओआईसी गेटिंग टुगेदर, तो नाउ ट्रंप हैज टू वाइजली थिंक, नहीं तो ही इज गोइंग टू गेट डिमांड, और भुगतान तो उसका अमेरिका की पब्लिक ही करेगी। एजुकेटेड है, अब वो क्या एक्शन लेते हैं वो देखना रहेगा। और आखिरी सवाल गिरीश जी, कि अब जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरा है, डोनाल्ड ट्रंप को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये ईरान ने क्लियरली कह दिया है। दूसरी तरफ मुस्लिम नेशन सब एक साथ आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप, अंत में यही पूछना चाहूंगी कि अब सिनारियो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि अमेरिका के लिए खतरा है? और क्या ये भी चीज कहनी सही होगी कि एक तरीके से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने हरा दिया है? ईरान ने हराया नहीं, ईरान ने इनका घमंड तोड़ दिया है। क्योंकि बैक ऑफिस अमेरिका की इजराइल था, और ये दोनों मिलके पूरी दुनिया में, अभी तक भी आप देखिए तो उन्होंने फियर इज द की ही उनके पास सबसे बड़ा बिजनेस था।
वो हर जगह जाके डराते थे कि हम लोग आपको आर्म सप्लाई करेंगे, आपका दुश्मन बहुत बड़ा है, और ये सबको आर्म्स देते थे, सबको डराते थे और वो धंधा करते। नाउ दैट होल थिंग हैज चेंज्ड। एवरी कंट्री हैज नाउ रियलाइज कि बैठ के धंधा करेंगे तो सब कमाएंगे, सब खाएंगे, क्योंकि एवरीबडी हैज गॉट सम ऑफ द अदर रिसोर्सेज विद देम। दिस होल चेंजेस हैव बीन चेंज्ड, दिस थॉट प्रोसेस हैज बीन चेंज्ड बाय चाइना। तो ये धीरे से जो समझ में आ गया है, और ये आपने ही करा, रशिया पे सैंक्शन लगाया तो वो चाइना के नजदीक चला गया। अफ्रीका में आप लोगों ने रेजिम चेंज करने के लिए 10 से 12 प्रेसिडेंटों को मार दिया है, उनको तो अभी वहां पर भी वो इकट्ठे हो गए। सो नाउ पीपल हैव गॉट टुगेदर एंड रियलाइज कि ये इनका जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो काम कर रहा था, CIA कर, ये वो इनको खुल के आ गया है सामने। और नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग कि हम लोगों ने गद्दाफी को सपोर्ट नहीं किया, वो गलती करी। गद्दाफी वाज ट्राइंग टू डू गुड फॉर, सदाम हुसैन वाज, आप उस टाइम पे रेजिम में पूछो तो पीपल वर वेरी हैप्पी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन, एवरीथिंग वाज फ्री। लेकिन इनको नहीं परवड़ता था, इसलिए इन्होंने रेजिम चेंज करवाए। अब वो थियरी उनकी फेल हो गई है। So these they will be isolated and God knows what is happening to their country now. नहीं, लेकिन क्या अब ये मुसलमान देश जितने इस्लामिक नेशंस हैं वो क्या डोनाल्ड ट्रंप को घुटने पे आने के लिए मजबूर करेंगे? क्योंकि जिस तरीके की मीटिंग अभी चल रही है वहां से आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन इस्लामिक नेशंस द्वारा? नहीं, इस्लामिक देश में आप देखिए तो दे आर ऑल रिच कंट्रीज। उनको ऐसा तो कुछ है नहीं कि उनका अमेरिका पर कोई डिपेंडेंस है। दे आर केपेबल ऑफ देमसेल्व्स। उन्होंने टूरिज्म के सेक्टर्स बढ़ा लिए, उन्होंने बैंकिंग सेक्टर्स का वहां पे काम कर लिया। तो इफ यू लुक एट द गल्फ कंट्री, UAE में आप देख लो, एनी कंट्री यू नेम, दे हैव गॉट ऑयल, दे आर रिच एंड दे आर सेल्फ सस्टेनिंग। तो अमेरिका की उनको कोई गरज नहीं है। वो फियर फैक्टर था, वो निकल गया है। एंड नाउ दे रियलाइज कि भाई 45% गैस और इसके बाद ईरान के पास है, देन लेट अस ऑल गेट टुगेदर एंड मेक आवर ओन मार्केट। तो ये ट्रंप को समझ में आ रहा है। सो इफ दे आर गोइंग टू गेट टुगेदर, इट इज गुड दैट वो बिजनेस मिलके करेंगे। अब इनमें कोई वॉर का पोजीशन रहेगा ही नहीं। दे आर नाउ कमिंग ऑन द ट्रेड बिजनेस। तो नाउ लुकिंग एट इट, इसका मतलब ये है कि जो सिनारियो बन रहा है, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पूरा गल्फ यानी कि पूरा मिडिल ईस्ट अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होगा। एग्जैक्टली क्या ये? यस, क्योंकि इनकी तो समझ में आ गया है। आज अगर आप देखिए तो गाजा को उसको खाली करवाना था उसके दामाद के लिए, और पैसे इन लोगों से लेके गया कि मैं गाजा डेवलप करूंगा, वहां पे रिवेरा बनेगा। बट दैट कैन नॉट बी ऑन द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ इनोसेंट वीमेन एंड चिल्ड्रन। ये इनको भी रियलाइज हो रहा है कि भाई वो अपना आप काम करवा रहा है, पैसे भी हमसे ले रहा है। और अमेरिका का हमेशा से आदत रहा है, वो कभी भी वॉर लड़ता है लेकिन पैसा आपसे लेता है। इराक के सामने पूरा पैसा सऊदी अरेबिया से लिया। वियतनाम में भी जो पैसा लड़ रहा था वो सब पूरे एशिया से कंट्री से वो ले रहा। तो ये समझ में आ गया और उनकी कैपेसिटी समझ में आ गई कि नाउ इवन चाइना हैज गॉट द कैपेसिटी, नॉर्थ कोरिया हैज गॉट द कैपेसिटी, एंड व्हेन यू कम टू फाइट तो वो आपको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। वो इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। नाउ वर्ल्ड हैज टू डिसाइड where they want to be, with the peace or with the war. जी, चलिए, तो देखना होगा कि क्या डेवलपमेंट्स इसमें होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।